करवा के उसको खत्म कर दूंगी, और फिर देन वी विल स्टार्ट अ मीन्स चैप्टर। ठीक है, तो है तो नहीं ज्यादा सिलेबस, बट यस बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा खाएगा, 5 लेक्चर लगेंगे बायोमोलिक्यूल्स को कराने में, क्योंकि वो तुम लोगों के लिए थोड़ा नया चैप्टर होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बायो की चीजें आ जाती है, तो वो मेरे को थोड़ा सा स्लो पढ़ाना पड़ेगा पढ़ाना पड़ेगा। बाकी आसान है चैप्टर, तो अगर तुमने स्कूल में पढ़ा है तो ठीक है। चलो, मैं ये कह रही थी कि जैसे मैं आज देख भी रही थी, मैसेजेस देख रही थी, अब मुझे भी जो मैंने मेंटरशिप में जितना जाना है, कुछ बच्चों का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में टॉपिक है आइसोमेरिज्म, जो कि मुझे लगता है काफी बच्चों का है इशू। मतलब 3-4 बच्चों का तो अभी मैंने देख लिया, अभी पीर बख्श ने मेरे को बोला भी है, धनंजय का भी है, गौरव का भी है, और एक दो हो सकता है, मुझे नाम नहीं पता, बट हो सकता है हो। तो एक बार प्लीज हैंड रेज करिए कि आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन वाला किस पे, मतलब कितने बच्चों को उसमें डाउट है। एक बार खड़े कर लो, हाथ हैंड रेज कर लो। हाँ, ओके, 10-12 और 11 बच्चों को, और 10, लगभग 10 से 12 बच्चों को है उसमें। ठीक है, तो फिर एक काम करेंगे, कल तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, नहीं तो मैं कल ही लगा लेती सेशन। जब भी नेक्स्ट संडे आएगा, ठीक है, या फिर तुम्हारे अगर कोई स्कूल की छुट्टी आ रही है जो कि कॉमन है, मतलब सब बच्चों की छुट्टी है, या फिर मोस्ट लाइकली संडे, नेक्स्ट संडे को मैं कॉमन सेशन इसमें इसका लूंगी फिर, राइट। क्योंकि एक ऐसा तो है नहीं 11-11 बच्चों का एक एक अलग अलग करके कर लूंगी, ठीक है। सो जितने भी बच्चे, सारे भी आ सकते हो, मैं ग्रुप में ही, तुम लोग नीचे कर लो हाल, मैं ग्रुप में ही लिंक शेयर करूंगी, जिसको भी ज्वाइन करना आ जाना। उसमें मैंने जैसे क्लास में पढ़ाया था दोबारा वैसे ही कराऊंगी, थोड़ा सा मेरा पेस ज्यादा होगा, बट सारा वही मैं एक बार दोबारा कराऊंगी, फिर तुम देखना कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, और ताकि तुम क्लास में ही मुझसे पूछ सको कि मैम ये कैसे आपने बताया है। ठीक है, सो ये वाला तो तुम्हारा इश्यू रिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और गौरव, आपको आइसोमेरिज्म में डाउट है या फिर पूरे चैप्टर में कहीं कहीं और भी जगह डाउट है बेटा? नीचे करना सिमरन हाथ। और भी जगह है कुछ ठीक है, टॉपिक तो ऐसे हैं। तुम्हारा तो मैं अलग से रख रही हूँ सेशन, राइट। बट फॉर आइसोमेरिज्म आप दोबारा वो सेशन, मतलब जब जो आइसोमेरिज्म का है, तुम आइसोमेरिज्म इन सबके साथ समझ लेना। ठीक है, जी मैम। ठीक है, ठीक है, फिर डन रहा। संडे को लगा लूंगी सेशन, जो अब नेक्स्ट संडे जो आएगा तब वाला लगा लूंगी। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज मुझे पढ़ाना है। देखो, आज कुछ नेम रिएक्शंस हैं जो मुझे करानी है। आप लोग कोऑर्डिनेशन के डाउट्स भी अपने रेडी रखना, क्योंकि ये आज इतना लंबा नहीं जाएगा, लेक्चर हो जाएगा जल्दी। तो किसी के कोऑर्डिनेशन के भी डाउट्स हैं जो मेरी तरफ से स्टिल पेंडिंग रह गए हैं, तो वो भी आप मुझसे पूछ लेना यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो, ये सब पढ़ा दिया था, क्रॉस एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, ये सब करा दिया था। अब अब एल्डोल भी एक ऐसा टॉपिक है जहां पे बच्चों को आती है दिक्कत, तो प्लीज साथ साथ कर लेना, साथ साथ कर लेना। अगर वही चीज तुम 5 दिन बाद, एक हफ्ते बाद उठाओगे ना, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैम ने इंट्रामोलिकुलर में बोला था कि 1 और 5 का बॉन्ड बना रहे हो तो वहां डबल बॉन्ड लगा देना, वहां तुम्हें याद ही नहीं आएगा कि मैम ने क्या बोला था। बेटर है कि साथ साथ अपना रिवाइज करना उसको, और जो मैंने जो डीपीपी दी है, अगर तुम्हें और स्ट्रोंग करना है अपना एल्डोल वाला पार्ट, तो तुम वो डीपीपी जरूर कर लेना, उसके नीचे ही वहां पे आंसर्स भी मेंशन है, बट पहले आप खुद कर लेना, वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी डीपीपी है। ठीक है, उसके अलावा अब डीपीपी तुम्हें मिलेगी पीवाईक्यूज पे, जैसे आज का लेक्चर मेरा खत्म होगा तो उसके बाद मैं तुम लोगों को 2023 और 24 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगी, मैंने टिक मार्क लगा दिए हैं, तुम्हें वो सोल्व करना है जब आप लोगों को थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा, आप अपने हिसाब से टाइम निकालिएगा और फिर उसको करिएगा। आज जो नेम रिएक्शंस मुझे करानी है ना, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, और मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जो आपके जेई में नहीं आई हुई, सारी आई हुई है। आइडोफोम रिएक्शन,
बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटरमैन कोच रिएक्शन, एक मैंने गेटरमैन तुम लोगों को याद है सैंडमेयर वाले में बताई थी, है ना, ये Yes, वो ma'am. गेटरमैन Yes, थी, ma'am. उसमें आप कॉपर का पाउडर ले रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बट ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है, इसमें अलग प्रोडक्ट बनेगा। एक है गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, और क्वेश्चन तो करवाने ही है मैंने। पेपर में क्या होता है ना, कई बार वो गेटरमैन कोच या गेटरमैन एल्डिहाइड ना लिख के सिर्फ गेटरमैन लिख देता है, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन में गेटरमैन कोच करवा रहा होता है ना, या गेटरमैन एल्डिहाइड करवा रहा होता है, तो जो भी वो करवा रहा होता है फिर उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मार्क करना होता है, वो मैं तुम्हें समझा दूंगी, ठीक है। हाँ, इन तीनों के मैकेनिज्म नहीं करने हैं आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं करने हैं, इसका मैकेनिज्म करना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और प्रीवियस क्लास में एल्डोल रिएक्शन, वो प्लीज सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि एल्डोल कौन से ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स है जो एल्डोल देते हैं, और कौन से ऐसे एल्डिहाइड कीटोन है जो कैनिजारो देते हैं। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेक कर लेना एग्जामिनर ने बेस दे रखा है या नहीं दे रखा है, राइट, मतलब बेस के साथ हीटिंग दे रखी है नहीं दे रखी है, प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो हेडिंग डालो हेलोफोम रिएक्शन। हेलोफोम में ही आता है आयोडोफोम, जब हम आयोडीन यूज करते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए एक बार, हेलोफोम रिएक्शन। अब ये हेलोफोम रिएक्शन क्या है क्या नहीं, देखो अब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स की ही बेसिकली रिएक्शन करवाने वाले हैं। तो जैसे एल्डोल की एक कंडीशन होती थी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, आपका कैनिजारो में कंडीशन होती है कि कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ऐसे ही हेलोफोम की क्या कंडीशन होती है, हेलोफोम की ये कंडीशन होती है कि आपको कोई ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जिसमें ये वाली लिंकेज प्रेजेंट हो, ये वाली CH3CO वाली मीथाइल कीटोन वाली, देख रहे हो, COCH3 वाली लिंकेज प्रेजेंट हो, ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स क्या दे देते हैं, हेलोफोम रिएक्शन देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो क्या यूज होता है, 3 मोल ऑफ X2, 4 मोल ऑफ बेस। अब बेस तुम लोग NaOH भी ले सकते हो और KOH भी ले सकते हो। अब X2 क्या है यहाँ पे, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। मैकेनिज्म से तुम्हें समझ भी आ जाएगा कि फ्लोरीन क्यों नहीं हो सकता, राइट, वैसे पता भी होगा बहुत बच्चों को। या तो एग्जामिनर तुम्हें ये लिख के देगा, या फिर वो लिख के देगा NaOX। NaOX ये क्या है, ये क्या है, सोडियम दे सकता है, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम हाइपोहैलाइट बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे X वही हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तुम्हें वो NaOCl दे सकता है, NaOBr दे सकता है, NaOI दे सकता है, ये इसमें से दे सकता है। क्या मिलेगा फिर से सुन लो, या तो वो तुम्हें ये लिख के देगा, या फिर वो तुम्हें सिर्फ ये लिख के देगा, और तुम्हें पहचानना है कि यहाँ पे हेलोफोम हो रही है। अगेन हेलोफोम रिएक्शन भी एक ऐसी रिएक्शन है एल्डोल की तरह जो आके चली जाती है, मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि जो ये वाले रिएजेंट हम यूज करते हैं ना NaOH, बड़े कॉमन होते हैं, ये हम बहुत यूज करके आते हैं ऑर्गेनिक में, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि ये आके चला जाता है हेलोफोम में और हमें मालूम नहीं पड़ता। बट ऐसे वाले केस में जब तुम्हें कंफ्यूजन हो कि रिएक्शन कौन सी हो रही है, उस केस में तुम्हें प्रोडक्ट ऑप्शंस देखने की जरूरत है कि ऑप्शंस जो है वो क्या है, ठीक है। अच्छा, और क्या याद रखना है इसमें, जो जो मैं चीजें बोलूँ वो सब याद रखना है तुम लोगों को, और ये याद रखना है कि कितने मोल हेलोजन के यूज हो रहे हैं और कितने मोल बेस के यूज हो रहे हैं। तो कितने मोल हो रहे हैं यूज, 3 मोल इसके हो रहे हैं X2 के, और 4 मोल किसके हो रहे हैं, बेस के। कैसे हो रहे हैं वो सब मैं मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगी, मैकेनिज्म इज इम्पोर्टेंट। पहले तो आज से 3 साल पहले मैकेनिज्म मैं पढ़ाती भी नहीं थी, सही बता, क्योंकि डायरेक्ट मैं रिजल्ट बताती थी, बट पिछले 2-3 साल से ही मैकेनिज्म पे बेस्ड सवाल आने लग गया है जेई में, तो मैकेनिज्म भी इसका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि हमें
करना है। एनसीईआरटी में मैकेनिज्म नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्ट तुम्हें बना के दिया हुआ है। मैकेनिज्म आसान है, इसका मुश्किल नहीं है। तो होता क्या, प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो भाई, देखो जो आपका ये NaOH होता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर मैं तुम्हारा डाउट लूंगी, लेकिन एक बार इधर देख लो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। होता क्या है यहाँ पे बेटा, जो यहाँ पे कुछ भी है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी, अभी मैं तुम्हें वो दिखा दूंगी, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन दिखा दूंगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं मीथाइल है, ठीक है, मीथाइल है। वैसे तुम्हें वो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बस ये लिंकेज चेक कर लेना CuCH3 वाली है या नहीं है। तुम्हें क्या करना है, जो ये CH3 है, मीथाइल, जो मीथाइल वाला पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHX3 में कन्वर्ट हो जाता है, इसके प्रेसिपिटेट मिलते हैं। और जो बाकी जो बचा है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होगा तो फिलहाल यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। क्या बोला मैंने, जो मीथाइल लगा होगा उसके प्रेसिपिटेट मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ CHX3, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब जो यहाँ पे X है, अगर तुम्हारा HCl है तो वो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, यस और नो, CHCl3। अगर तुम्हारा XBr है तो वो क्या बन जाएगा, ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, हाँ कि नहीं। और अगर तुम्हारा XI है तो वो क्या बन जाएगा, आइडोफोम। और आइडोफोम से ही सवाल आता है, क्यों, क्योंकि आइडोफोम के प्रेसिपिटेट का कलर होता है दैट इज येलो प्रेसिपिटेट। एक चीज, दूसरी चीज उन्होंने एक इंपॉर्टेंट ये बोली हुई है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो सोल्ट बन रहा है आफ्टर ऑक्सीडेशन, उसमें जो कार्बन एटम है वो लेस देन दैट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है। देखो ध्यान से, मैंने स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ कार्बन लिए हैं, ध्यान से देखिए सारे बच्चे, 1 2 3 लिए हैं, और इसमें कितने हैं, 2 हैं, समझ गए। तो जो ये सोल्ट आपको मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें एक कार्बन क्या होगा, कम होगा देन दैट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये इस तरीके की रिएक्शन होती है हेलोफोम। और अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो कि ये आया कैसे, कैसे इसके 3 मोल यूज हो रहे हैं, कैसे इसके 4 मोल यूज हो रहे हैं, और कैसे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। नहीं, येलो पीपीटी तीनों नहीं देंगे, सिर्फ जब आइडोफोम बनेगा इन उस केस में मिलेगा तो तीनों में प्रेसिपिटेट, बट जो येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो तुम्हें आइडोफोम में मिलता है, इसलिए मैंने आइडोफोम में लिखा। अगर ध्यान से देखें तो मैंने बाकी में नहीं लिखा है, और मैंने बोला भी है अभी, ठीक है। अब मैं तुम्हें मैकेनिज्म बता रही हूँ कि मैकेनिज्म कैसे होगा। मैम 3 से कम कार्बन एटम, 3 से कम कार, हाँ हो सकती है आइडोफोम। एक बार मैकेनिज्म देख लो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि क्या 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 हो सकता है, राइट। चलिए, अभी मैंने सिंपल लिया है एसीटोन, राइट। अभी आगे तुम्हें पता चलेगा क्या कोई ऐसा एल्डिहाइड भी है जिसमें आइडोफोम रिएक्शन या हेलोफोम रिएक्शन हो जाती है, वो तुम्हें मैकेनिज्म से मालूम पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले, देखो इधर आइए। तो यहाँ पे मैं RCOCH3 ले रही हूँ, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन मुझे दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं सबको। तो NOH क्या काम करेगा, NOH बेस की तरह काम करेगा। पहले मुझे करवाने दीजिए, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे तो पूछना प्लीज। चलिए, तो बेस क्या काम करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करवाएगा, राइट। सो पहले स्टेप में क्या होगा, ये H+ को ले लेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब ले लेगा तो क्या बनेगा, RCOCH2 नेगेटिव, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसलिए H+ निकाल पा रहा है, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है, जैसे मैंने तुम्हें याद कर अल्डोल में बताया था। बिकॉज इतना एसिडिक नहीं है तो थोड़ा सा स्लो होता है ये स्टेप। अब आगे चलो, आगे क्या है, हमें हेलोजेंस दी, ध्यान रखना इसका एक यूज हो चुका है बेस का एक मोल।
अब आगे हमें X2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये बाहर निकलेगा और ये पीछे क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा RCO, ठीक है, 2H और 1X बन गया ये, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 3, एक बेस ने क्या किया, 1H को हटाया। अगर मैं 2 बार और ले लूं सोडियम हाइड्रोक्साइड तो दोनों H हटा देगा, यस और नो। और ऐसे ही अगर मैं इसके 2 मोल और लूं X2 के, तो वो 2H हटा के क्या लग जाएंगे, 2X। तो यहाँ पे 2 बार बेस और 2 बार आपका X2, तो यानी कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना रही हूँ, क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, RCOC, देखो बन गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मैम आपने बोला था 3 मोल इसके यूज हो रहे हैं, वो तो हो गए, ध्यान से देखो सारे बच्चे, ठीक है। अब क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन हमारे खत्म हो चुके हैं, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अब ये बेस की तरह ना काम करके किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, जो हम देखते आ रहे हैं पिछले क्लासेस से। तो क्या होगा देखना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, बोलो। Yes. ऑल राइट, तो कितने यूज हो गए, बेस के भी 4 हो गए, एक, तो यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे हो गए 4। चलो आ गया। अब क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, मैम क्यों निकलेगा अभी बताती हूँ। जैसे ये बाहर निकलेगा बॉन्ड आएगा, मतलब बॉन्ड बनेगा, तो RCOOH बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, अगर मान लो तुम्हारा एक्स क्लोरीन है, या वैसे कोई भी ले लो, अगर क्लोरीन है तो आपके पास पता है, आपको पता है इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज कर सकता है, बैक बॉन्डिंग कर सकता है, दैट इज वाई ये निकल रहा है, राइट। अब क्या होता है, कुछ नहीं, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ये नेगेटिव ये H+ ले लेता है, बिकॉज ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, CHX3। देखना एक बार, ठीक है, देखो देख लो, आराम से देख लो। हाँ बोलो। मैम एक बार लास्ट वाला स्टेप समझा दोगे आप, जहाँ पे आपने चार्ज स्टेबल कराया है। देखो कुछ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ वाला H+ ले लेगा, तो ऑक्सीजन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वहां पे CHX3 के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ठीक है। X अगर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, Br है तो ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, बस यही करवाया मैंने। तो यानी कि 3 मोल बेस यूज हो रहे हैं H+ निकालने के लिए, एक यूज हो रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो 4 हो गए टोटल। एंड जो आपके हेलोजन यूज हो रहे हैं 3 मोल, वो 3 हाइड्रोजन को हटके बेसिकली क्या लग रहे हैं, 3 हेलोजन लग रहे हैं। तो जो मैंने तुम्हें मैकेनिज्म इसलिए बताया बेटा, क्योंकि पेपर में देखो हो सकता है कि वो तुम्हें ये भी दे दे, मिथाइल कीटोन दे दे, तो तुम फट से पता लगा लोगे कि मैम ये तो देगा हेलोफोम, लेकिन हो सकता है कि वो मैकेनिज्म के बीचों बीच से भी पूछ ले। मान लो तुम्हें वो ये दे दे, ये है ना, मान लो तुम्हें वो ये दे दे और पूछे कि क्या यहाँ पे हेलोफोम रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं होगी, होगी। तो बेसिकली वो मैकेनिज्म के बीच से भी उठा के कोई तुमसे पूछ सकता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए मैंने तुम्हें ये मैकेनिज्म करवाया है, ठीक है। अभी आदर्श का सवाल क्या था कि मैम 3 कार्बन से कम भी हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। अगर तुम एसिटल्डिहाइड ले लोगे, दैट इज R, यहाँ पे तुम H ले लोगे, CH3CHO, तो यहाँ पे भी ये वाली लिंकेज है, क्या नाम है, आदर्श, तो ये भी क्या होगा, आपका हेलोफोम रिएक्शन दे देगा, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, एक बार इसको कर लो, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको लिखा दूंगी, ताकि
जो और भी अगर डाउट है दिमाग में वो भी क्लियर हो जाए। चलो लिखना एक बार। पहला क्या है, अटैक ऑफ आयरन। नहीं आया है क्या आज? मैम आया आया है, ठीक है। अटैक ऑफ बेस ऑन कार्बोनिल कार्बन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लिखो। तो अगर मैं बोलूं जो रेट ऑफ हेलोफॉर्म है वो NaOCl, NaOBr और NaOI इनके लिए सेम होगा लगभग लगभग। क्यों? क्योंकि इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना आपने क्या लिया है हेलोजन, देख रहे हो, बिकॉज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो ये है। तो इसीलिए आप NaOX ले रहे हो, NaOCl ले रहे हो, NaOI ले रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जब जब हमारे सामने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आते हैं ना तो हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हम सोचते अच्छा आयोडीन तो अच्छा लिविंग ग्रुप है तो हो सकता है उसमें रेट ज्यादा हो, नहीं, बराबर होता है। तीसरा पॉइंट लिखो। 3 यूनिट हम किसकी ले रहे हैं? X2 की। और 4 यूनिट हम किसकी ले रहे हैं? मोल भी लिख लो इसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। NaOH का ले रहे हैं या KOH ले सकते हो, वो यूज हो रहा है। लिख लो। देखो क्वेश्चन देखो, ये लो। आना एक बार। देखो अगर ये क्वेश्चन मैं बताऊं आपको क्या है इसमें, विच कंपाउंड इज कैपेबल ऑफ शोइंग एल्डोल कंडेंसेशन एज वेल एज हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब वो ऐसे भी बना सकता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एल्डोल और हेलोफॉर्म दोनों देता है, दोनों, वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये हेलोफॉर्म देता है? ध्यान से देखना, ये नहीं देगा, बिकॉज यहाँ पे मीथाइल कीटोन वाली लिंकेज नहीं है, मतलब COCH3 वाली लिंकेज नहीं है, तो ये नहीं देगा। हाँ ये एल्डोल दे देगा बट हेलोफॉर्म नहीं देगा। एल्डोल इसलिए देगा बिकॉज इट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मिथाइल कीटोन नहीं है तो हेलोफॉर्म तो ये भी नहीं देगा, बट यस एल्डोल दे देगा बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पे आओ, अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल दे देगा बट हेलोफॉर्म नहीं देगा। ये आइडोफोम भी दे देगा, मतलब मैं बार बार ना आइडोफोम बोल देती हूँ, हेलोफोम दे देगा और एल्डोल भी दे देगा बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन है 3। तो 13 बच्चों ने हैंड रेज किया है, मतलब सही है बात। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। चले चलो देखो, एक ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या डाला हुआ है, एसिटोफिनोन है ये, है ना, और इसमें NaOI डाला हुआ है, NaOI डाला हुआ है। तो समझ जाना क्या है रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी? हेलोफॉर्म। तो क्या होता है इसके अंदर, मिथाइल वाला पार्ट विल कन्वर्ट इनटू CHI3, राइट, एंड बाकी वाला पार्ट विल ऑक्सीडाइज इनटू सोल्ट ऑफ एसिड। पेपर में अगर एसिड भी लिखा मिले तो घबराना मत। अब प्रेसिपिटेट बी के मिल रहे हैं यानी कि बी होगा, ये ए होगा। अब बी की रिएक्शन करवाई है 6Ag के साथ। ये ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मतलब क्वेश्चन कह रही हूँ, ये जो रिएक्शन है इस पे यहाँ पे 5 स्टार लगा लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है तुम्हारी,
ये इतनी जगह यूज होती है, बहुत जगह यूज होती है। तो ये वाली रिएक्शन मैं बता देती हूँ, अगर पहले मैंने कभी जिक्र नहीं किया है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो 6 मोल आप Ag के लेते हो ना, वो 2 मोल ऑफ CHI3 के साथ रिएक्ट करता है कुछ इस तरीके से। देखो मैं जान करके इसको इस तरीके से लिख रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि 6 AgI कैसे निकलेंगे। दिख रहा है? तो यहां से 6 AgI निकल जाते हैं और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, एसिटाइलिन मिल जाता है। कैन यू सी दैट? देखो, और इसकी आगे फर्दर रिएक्शन होती है, एग्जामिनर की मर्जी है वो कौन कौन सी आगे रिएक्शन करा सकता है। वो सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवा के SN2 करवा सकता है, वो कैसे भी करवा सकता है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे कौन सी रिएक्शन कराई है देखना, HgS4, मरकरी सल्फेट और H2SO4। ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। अगर तुम लोगों ने कभी वो किए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या मैंने अगर क्लास में करवाया होगा, तो ये वाली रिएक्शन काफी अपने को देखने को मिलती है। इस रिएक्शन का नाम है कुचरोव रिएक्शन। कुचरोव रिएक्शन, KUCHEROV रिएक्शन। बट ये नाम से कभी नहीं आती पेपर में, सिर्फ तुमसे पूछा जाता है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, आता इसमें भी वही है, H और OH आता है। याद है तुम लोगों को ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन, याद हो तुम्हें तो उसमें मार्कोनी क्लोज रूल लगाते थे, तो इसमें भी वही लगा दो। H और OH आता है तो OH वहां आएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। अब ये सिमेट्रिकल है तो तुम कहीं पे भी लगा दो, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ठीक है, तो बस ये आपका इनोल बन गया। इसको इसकी दूसरी कीटो फॉर्म बना दो, यानी कि बेसिकली ये बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें बहुत बेकार सवाल दे देगा, है ना, पता नहीं क्या ही दे देगा। नहीं, अगर ये आती है तो किसी के साथ मिलके आती है ये रिएक्शन। मतलब जैसे ये रिएजेंट वाला क्वेश्चन बना दिया, ऐसे आती है, डायरेक्ट नहीं आती है पेपर में कि तुम्हें एल्काइन दे दिया, उसमें मरकरी सल्फेट और ये डाल दिया H2SO4 और बनाओ प्रोडक्ट। नहीं, ये बहुत सारे रिएजेंट्स के साथ मिलके आती है। और हमें ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत सारे करने हैं जहां पे हमें बहुत सारे रिएजेंट्स दे रखे होंगे। अभी ना तुम्हारे ग्रुप में ना कुछ टेस्ट सीरीज के बच्चे हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है, अगर तुमने देखा होगा तो उसने क्वेश्चन पूछा था जिसमें बहुत सारे रिएजेंट्स उसने डाले, मतलब बुक जो भी वो कर रहा था जिस बुक से भी बहुत सारे रिएजेंट्स थे। तो हमें भी ना ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। पेपर में नहीं आएंगी वो वैसी चीजें, बट टू रिवाइज रिएजेंट्स वो बहुत अच्छे सवाल होते हैं करने के लिए, वो हम भी करेंगे बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। ठीक है, ताकि तुम्हें ना रिवीजन हो जाए कि कौन कौन से रिएजेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम्हारा एक नेम रिएक्शन वाले सवाल में 4 नंबर आ जाए और एक जो रिएजेंट वाला सवाल होगा वहां से तुम्हारा 4 नंबर बन जाए। तो मतलब ये 2 सवाल तो तुम्हारे पक्का हो ही जाए ऑर्गेनिक में, ये कोशिश हमें करनी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है मैंने, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ, एल्कोहल दैट कन्वर्ट टू मिथाइल कीटोन आल्सो गिव पॉजिटिव हेलोफोम टेस्ट। मतलब ऐसे अल्कोहल जो मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं वो भी पॉजिटिव हेलोफोम टेस्ट देते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं कुछ एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, NaOI डाल रही हूँ। देखो अब यहाँ पे NaOI मैंने तुम लोगों को भी बताया, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये पहली बात तो ये, और अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो इसका रोल वही नहीं होगा जो हम पढ़ के आया PCC PDC। वो प्राइमरी अल्कोहल को किस में करते थे ऑक्सीडाइज, एल्डिहाइड में, है ना। तो ये भी करेगा, किस में करेगा, CH3CHO में। अब क्या ये आइडोफोम टेस्ट देगा, यस, मतलब आइडोफोम बोल दो हेलोफोम बोल दो,
यस बिल्कुल देगा मैम, इसमें देगा, इसको करना ऑक्सीडाइज करवाना, मिल गया COCH3, ये भी पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव का मतलब अब तो समझ में आ गया होगा ना गौरव, कि पॉजिटिव देने का मतलब क्या है, कि वो टेस्ट को रिस्पोंड कर रहा है, वो टेस्ट पॉजिटिव है मतलब उसमें वो चीज, राइट। यहाँ पे अगर दोगे तो यहाँ पे भी है ये लिंकेज, तो ये भी पॉजिटिव देगा। यहाँ पे देखो, तो ये वाला टेस्ट भी पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तुम्हारा अल्कोहल भी दिया हुआ है तो चेक कर लेना आफ्टर ऑक्सीडेशन ये मिल रहा है नहीं। ध्यान रखना एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड है जो कि आइडोफोम या हेलोफोम टेस्ट देता है, बिकॉज बाकी किसी में भी तुम्हें एल्डिहाइड में COCH3 वाली लिंकेज नहीं मिलेगी, बेशक तुम देख लो, बेशक तुम देख लो, मैम नहीं मिलेगी। हाँ बेटा, मैम रिएक्शन NaOI के साथ ही करवानी है? NaOI दे सकता है वो तुम्हें, NaOCl दे सकता है, NaOBr दे सकता है, ठीक है, या फिर X2 और NaOH दे सकता है। ओके मैम। अगर तुम अल्कोहल से आइडोफोम या हेलोफोम रिएक्शन करा रहे हो तो उस केस में 3 मोल यूज होते थे ना, अगर हम कीटोन से करवाते थे। अगर तुम अल्कोहल से कराओगे तो इसके 4 और इसके 5 यूज होंगे, बिकॉज एक तो पहले तो यही कन्वर्ट होने में चला जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट, फिर आगे Yes. फर्दर तुम्हारी हेलोफोम रिएक्शन, राइट। तो इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है, रट्टा नहीं मारना कि सिर्फ जहां पे COCH3 लिंकेज होगी उसको ही देखना है। अगर अल्कोहल आता है तो ध्यान रखना जो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाए मिथाइल कीटोन में वो भी पॉजिटिव हेलोफोम टेस्ट हमें देगा। बहुत आसान रिएक्शन है, इसको हमें बहुत मुश्किल बनाना भी नहीं है क्योंकि आती भी नहीं है, ऐसे कि बहुत ही मुश्किल तुमसे कोई सवाल पूछ लिया जो आज तक नहीं आया, ऐसा नहीं होता है इसमें। तो सिंपल सी रिएक्शन है, अब कर लो इसको, फिर हम क्वेश्चन लगाते हैं। मैम 3 डिग्री वाला नहीं देगा ना फिर? ऑक्सीडेशन थोड़ी ना होता है उसका। मैम हाँ बोलो बोलो। मैम ये जो डाला है NaOI, इसके बाद जो ये प्रोडक्ट बना है ये शो कर रहा है कि आइडोफोम पॉजिटिव दिया है, या इसके अंदर दोबारा NaOI डालेंगे तो शो करेगा नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव? ये तो तुम्हारा वो बन गया जो मैं बता चुकी हूँ तुम्हें, CH3CHO, नो डाउट इसमें आगे डालोगे तभी आपका आइडोफोम टेस्ट आएगा ना, ठीक है। ओके मैम। CH3CHO में नो डाउट NaOI डाला हुआ है तो वो आगे फिर कन्वर्ट होगा आपका सोल्ट में और फिर CHI3 में, आइडोफोम में, राइट। फिर आप जो है आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो है येलो प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं तो ये आपका आइडोफोम टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। चलिए आइए आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच गिव द हेलोफोम टेस्ट अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अपने को देखना है कि दे रहा है कि नहीं दे रहा। यहाँ पे COCH3 है, ये देगा, आराम से करा करो भाई, आराम से, जल्दबाजी में गलत होती है, आई नो अगर आसान भी है फिर भी आराम से करा करो। यहाँ पे नहीं है कोई COCH3 तो ये नहीं देगा, COCH3 है दे देगा, यहाँ पे नहीं देगा, क्यों, क्योंकि जब तुम इसका कीटोन बनाओगे तो ये बन जाएगा ना, ये दे देगा और ये नहीं देगा। ये ना इंपॉर्टेंट केस है, इसको मैं अभी समझाऊंगी, क्योंकि एक वो बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक में सब अच्छा चल रहा होता है, फिर एक ऐसी चीज आ जाती है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है, बहुत ही रेयर होता है ऐसा, बट इसमें भी आएगी वो चीज। अभी फिलहाल ये वाला कंपाउंड नहीं दे रहा बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जितना मैंने तुम्हें समझाया है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो क्या हो रहा है,
आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, चलिए आगे। नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिविंग रेड कलरेशन विद सिलिकम अमोनियम नाइट्रेट एंड आल्सो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, मतलब जो रेड कलर भी देता है सिलिकम अमोनियम नाइट्रेट के साथ, यानी कि अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए टेस्ट होगा, और पॉजिटिव हेलोफॉर्म मतलब आइडोफॉर्म भी देता है, तो वो अपने को चेक करना है, दोनों देता हूँ। देखो एक बार कौन कौन होगा। 25 बच्चे, 3 बच्चे कौन एब्सेंट है? अंजलि नहीं, अंजलि। यस मैम। ठीक है, कितने हैं? मैम 4। 4। ये दे देगा COCH3, ये भी दे देगा ऑक्सीडेशन होने के बाद COCH3, ये भी है 3, ये भी है। ठीक है, ये नहीं देगा, ईथर है। ये भी नहीं देगा, टर्शरी अल्कोहल है, नहीं देगा। ये भी दे देगा। ठीक है, तो तुम लोगों के 4 कौन से आ रहे थे भाई? मैम थर्ड वाला वो सिलिकम अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट दे देगा। अच्छा ओके, मैं आइडोफोम देख रही थी। तुम वो लोग साथ दोनों तो के वो बता नहीं। रहे हो क्या मुझे? तुम लोग दोनों मिलके बता रहे हो क्या? यस मैम। ठीक है, ये तो यस मैम। आइडोफोम देगा बिल्कुल। यस, सिलिक अमोनियम नाइट्रेट वाला ये दे देगा। मैं येलो वाला टिक लगा रही हूँ, ठीक है। और ये भी ये दे देगा, ये दे देगा, ये नहीं देगा। तो यस, आंसर 3 आएगा। आंसर आएगा 1, 2। मैम फर्स्ट वाला नहीं देगा? नहीं, सिलिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट ये कहाँ से देता है भाई? कीटोन कब से देने लग गया? मैम ये साइड वाला नहीं देगा। कौन से वाला? मैम सेकंड लाइन में राइट हैंड साइड। लेकिन ये वो नहीं देगा ना, आइडोफोम नहीं देगा ना। आइडोफोम कैसे देगा CH2CHO बेटा? ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है इसका? 3 आ रहा है। ठीक है, डन। तो 4 नहीं आएगा, 3 आएगा इसका आंसर। इसलिए कहते हो जल्दबाजी में तुम लोग थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो करते करते क्वेश्चन को। थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा भाई ऐसे क्वेश्चन को जहाँ पे वो दोनों ही पूछ रहे हैं। क्रॉस चेक जरूर कर लेना। और ये है भी इंटीजर बेस्ड सवाल, तो गलत तो फिर गलत। चलो कुछ रिएक्शन है। लास्ट वाला क्यों नहीं देगा बेटा? टर्शरी अल्कोहल है ना, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे कराओगे आदर्श? यही सुमित पूछ रहा था अभी। ठीक है, मैम फर्स्ट वाला दे रहा है ना अमोनियम, है फर्स्ट वाला दे रहा है ना सिलिक अमोनियम। फर्स्ट वाला आइडोफोम दे रहा है, बट सिलिक अमोनियम नहीं दे रहा है ना। सिलिक अमोनियम तो अल्कोहल के लिए होता है, ये तो कीटोन है। यस। तो जहां पे मैंने ब्लू और येलो टिक लगा रखा है वो ऐसे कंपाउंड है जो दोनों देते हैं, राइट। और ब्लू पे जहां पे लगा रखा है मैंने टिक, वो ऐसे है जो हेलोफोम रिएक्शन देते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब नोट करके लिखो। एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, हालांकि ज्यादा पूछा तो नहीं गया पेपर में, बट आ सकता है। देखो, जो ऐसे वाले कंपाउंड्स होते हैं ना जिनके पास एक्टिव मिथिलिन हाइड्रोजन होते हैं, मतलब डाइकार्बोनिल होते हैं इस तरीके से, यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज एक्टिव मिथिलिन हाइड्रोजन। जैसे ये, गौरव तुम क्लास में हो या नहीं हो?
ठीक है, तो दिस इज एक्टिव मिथिलिन हाइड्रोजन। जो ऐसे वाले कंपाउंड्स होते हैं वो भी हेलोफोम रिएक्शन को क्या, हेलोफोम टेस्ट को क्या करते हैं, रिस्पोंड करते हैं। कैसे करते हैं, मैकेनिज्म से मैं समझाती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या डालते थे, बेस डालते थे, राइट। तो बेस क्या करेगा देखना एक बार, ये निकाल लेगा H+, ध्यान से देखना। मैकेनिज्म वैसे तो नहीं पूछेगा बट ये आना चाहिए, उसके बिना तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसे देगा। चलिए फिर X2 डालते हैं हम। ठीक है, अब सेम एक बेस और एक मोल ऑफ X2 यही काम करेगा। तो मैं एक साथ डाल देती हूँ, मतलब पहले पे ये डाल दिया, दूसरे पे ये डाल दिया, तो मेरा जो एक H है वो भी रिप्लेस हो जाएगा X से। ठीक है, अब जो NaOH है वो बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कैसे होगा, ठीक है। अब ये वापिस आएगा, ये निकल जाएगा। क्यों निकलेगा पता है तुम्हें, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। ठीक है, अब क्या होगा, कितने मोल यूज करते थे अपन, 3 मोल ऑफ X2 करते थे ना, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक ये देखो यहाँ पे होगा, देख रहे हो, ये रहा। मैं फिर बोल रही हूँ, रट्टा मत मारना इसका। मैकेनिज्म वैसे तो कोई नहीं पूछेगा बट आना चाहिए अगर तुम्हें ये जानना है कि ये क्यों देता है। इसके बाद फिर NaOH, क्योंकि 4 मोल यूज हो रहे थे ना, एक ये हो गया, दो दो 3 और एक यहाँ पे 4, ये वापिस आएगा और ये निकल जाएगा। ठीक है, तो बस क्या हो जाएगा, हो गया, बन गया एसिड और ये बाहर निकल गया। फिर वो H+ लेके सोल्ट बना लेगा और वो बन जाएगा, देख रहे हो। तो वही मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे सेम तुम्हें करके दिखाया कि किस तरीके से तुम्हें दिख रहा है कि 4 मोल बेस यूज हो रहा है और 3 मोल ऑफ X2 यूज हो रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब जो हमारा ये डाइकार्बोनिल वाला सिस्टम होता है जिसके पास एक्टिव मिथिलिन ग्रुप होते हैं, वो भी हेलोफोम टेस्ट क्या देते हैं, हमारा पॉजिटिव देते हैं। ठीक है जी, ध्यान रहेगा। ये मैंने क्यों करवाया तुम लोगों को, सिर्फ इसलिए करवाया है क्योंकि अभी आओ, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था तुम लोगों को, ये वाला। यहाँ पे देखो एक्टिव मिथिलिन नहीं है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है, देख रहे हो, देखो, इसीलिए ये नहीं दे रहा था, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो इसलिए नहीं दे रहा। अब तुम ये भी कह सकते हो मैम यहाँ पे भी तो है, बट यहाँ पे बेटा एस्टर लगा हुआ है तो ये नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने तुम्हें लिखवाया है, लिख लो ये। जिनका ऑर्गेनिक बहुत ही बेकार है वो प्लीज इसको मत करना। ठीक है, अगर तुम याद रख सकते हो तो रख लो, क्योंकि ये याद उसी को ही रहेगा जिसको हल्का फुल्का मैकेनिज्म याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। मैम दूसरा कंपाउंड क्या बताया था? दूसरा कौन सा, यही तो बताया मैम एक और बोला था ना। कौन सा बोला, मैंने तो यही बोला, और कौन सा बोला मैंने, कहा खो गए। सल्फर एनहाइड्राइड। हाँ जी, बोलो। मैम 2 बताए थे ना, एक ये ऊपर वाला था और एक नीचे वाला जो आपने इरेज कर दिया है। अच्छा, अरे अच्छा, वो क्या, नहीं 2 नहीं बताए थे, नहीं मतलब बता रही थी कि अगर मान लो ऐसा लिखा होता है,
इस टाइप के कंपाउंड्स जो है देते हैं, ये बोल रही थी मैं। हाँ नीचे लिखा था वो वाला, गौरव बोला, ठीक है। यानी कि दो कार्बोनिल के पास जो है के बीच में एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन होगा तो आइडोफोम टेस्ट को क्या करेंगे, रिस्पोंड करेंगे, ठीक है। इसको लिख लो, मैं इसको यहां से हटा रही हूँ क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मैं कहीं और लिख देती हूँ उसको, आगे वाली स्लाइड पे लिख दूंगी, ठीक है। लिख लो इसको, चलो बहुत देर लगाते हो भाई तुम लोग। वैसे तो देखा जाए ये बहुत वास्ट टॉपिक है, कम से कम मैं इस पे 1 घंटा लगा सकती हूँ। बहुत ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जो और भी तुम्हें लगेगा नहीं हेलोफोम टेस्ट देते, बट हेलोफोम टेस्ट नहीं देते, बट वो देते हैं, ठीक है। बट वो करना नहीं है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तुम लोगों के लिए, और नहीं आएगा वो पेपर में, आने के चांसेस 0.001 है। तो मैं उसको कराने में इस टाइम पे तो टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहती हूँ। तो अगर तुम ये भी कर लेते हो वो भी तुम्हारे लिए बहुत हो जाएगा, तो इसीलिए इसको लिख लो और मुझे एक क्वेश्चन भी करके दिखाओ। ए बी बता दो करके। कहाँ पे बनाई है एलिफेटिक? मैम ये जो हेलो फॉर्म रिएक्शन दे रही है मैम, ये वाली? यस मैम। हाँ, इसमें मैकेनिज्म बना के ड्रॉ करके देख लो कितने बनेंगे। मैम 2 बन रहे हैं मैम, अगर टूटेगा बॉन्ड तो। हाँ उसमें तो वो रिंग थी ना साइक्लिक वाली। यस मैम। बिल्कुल। देखो ए क्या बनेगा, Cl की जगह OH आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें तुमने वही आइडोफोम करवा रहे हो तो पहले तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड देन आपका वही ये मिथाइल कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे B+C लिखना चाहिए था मैंने। अभी भी बेटा 9-10 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, मेरे को इससे आसान ये तो करना ही पड़ेगी, नेम रिएक्शन तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो आना ही चाहिए। एक और लिखो, क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखो। मान लो तुम्हें पेपर में ऐसा कुछ मिले, ध्यान से देखो, और यहाँ पे उन्होंने डाल रखो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, या फिर डाल रखा हो HBr। वैसे तो और भी हो सकता है, बट मैं आपको ये रिएजेंट बता रही हूँ, रिएजेंट बता रही हूँ जो कि पेपर में आता है। देखो अगर तो तुम्हारा बेस डाला होता, ध्यान से सुनो, तो तुम आइडोफोम रिएक्शन कराते, मतलब हेलोफोम रिएक्शन कराते। बट अगर मान लो ये सिर्फ एडवांस के लिए है, तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, उसके लिए तो ये छोड़ देना, बट एक बार देख लो। अगर उसने ब्रोमीन या कोई हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड डाला हुआ है, या फिर HBr की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रखी है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, वहां यहाँ पे हेलोफोम रिएक्शन नहीं होती है, वो उसके लिए बेस हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा,
अल्फा पोजीशन पे ध्यान से देखो, इधर देखो, यहाँ पे क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे क्या लग जाता है, यहाँ पे हेलोजन लग जाता है। ठीक है, अब मैम ये भी तो अल्फा पोजीशन है, बट मैं कह रही हूँ यहाँ पे लगता है। ऐसा क्यों होता है, मैं एक बार इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म तुम्हें बता देती हूँ, ऐसा क्यों होता है। देखो, इसमें क्या होता है, एसिडिक मीडियम में आपका इनोल बनता है। देखो, जरूरी नहीं है कि बेसिक मीडियम में इनोल बनता है। तो एसिडिक मीडियम में सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी, हमें इनोल कौन सा बनाना है, स्टेबल बनाना है। तो स्टेबल आपको तभी मिलेगा जब आप यहां से हाइड्रोजन निकालोगे। इनोल शुड बी मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, आपका ब्रोमीन है। तो इस तरीके से आगे क्या होती है, हमारी रिएक्शन होती है। ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है वो अटैक करता है और हमें फाइनली जो है ये मिल जाता है। ये एक्स्ट्रा रिएक्शन है, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो कोई बुराई नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो इसको। बट मैंने यहाँ पे लिखवा दी है, जब आप चैप्टर रिवाइज करेंगे तो एक बार इस रिएक्शन को भी आप रिवाइज कर ले। अब ऐसा नहीं है कि एडवांस में ये आएगा बस ऐसा कुछ देकर जहां पे आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा और वो करवा देगा, नहीं, ये किसी क्या बोलते हैं स्टेप में यूज हो रही होगी ये रिएक्शन। हाँ, Br2 के साथ हमेशा यही देगा वो आपको। वैसे तो HBr भी कम मिलता है, एसिटिक एसिड ज्यादा दिया जाता है पेपर में। अच्छा, इसमें हाँ दे सकता है बेटा, दे सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या करता है भाई, इटार्ड रिएक्शन टॉलिन, इसका मैकेनिज्म नहीं है तुम्हारे, ना ही बोर्ड्स में आएगा और जेई में तो आएगा ही नहीं, तो एनसीईआरटी में नहीं है आप लोगों का। तो ये बेसिकली क्या करता है, टोलिन से बेंजेल्डिहाइड बनाता है। ध्यान रखना, बेंजेल्डिहाइड बनाने का तरीका है ये, एलिफेटिक एल्डिहाइड मत बना देना इससे। टॉलिन से बेंजेल्डिहाइड बनाने के लिए जो रिएक्शन है उसको हम बोल रहे हैं इटार्ड रिएक्शन। अब इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो क्या यूज होता है, क्रोमाइल क्लोराइड यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। ध्यान रखना, जो इटार्ड रिएक्शन है उसमें क्रोमाइल क्लोराइड के साथ आप CS2 लेते हो। होता क्या है यहाँ पे, पहले तो टॉल्विन की रिएक्शन जब आप इसके साथ करवाते हो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, उस ये प्रोडक्ट बनने से पहले बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जहां पे क्या होता है, जो 3 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन को हटके क्या लग जाता है, OCr OHCl2 का होल ट्वाइस। मैम ये इतना बेकार, हमें ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा, ये ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा, इसका मैकेनिज्म नहीं करना है तुम्हें। और ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स आता है जब ये बनता है बीच में, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराने के बाद अपने को फाइनली क्या मिलता है, बेंजेल्डिहाइड मिलता है। तो अभी तक तुम्हारे जेई में क्या आया है, जेई में सिंपल नेम रिएक्शन बेस्ड सवाल आया है कि अगर तुमने ये रिएजेंट डाला तो बताओ क्या बनेगा। अभी उसने ये नहीं पूछा है कि इटार्ड, नीट में आ चुका है, अभी तक उसने ये नहीं पूछा कि इटार्ड रिएक्शन में कौन सा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, अभी तक ये नहीं पूछा उसने। तो हो सकता है वो पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ये वो बात हो गई, याद है तो हो जाएगा वरना नहीं होगा। उसके अलावा आप बेंजेल्डिहाइड एक दूसरे रिएजेंट से भी बना सकते हो। अगर तुम टॉल्विन ले रहे हो और उसकी रिएक्शन करा रहे हो क्या बोलते हैं CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो उसमें भी आपको क्या मिलता है, बेंजेल्डिहाइड मिलता है, लेकिन उसमें भी पहले जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ये बनता है OCrCOCH3। मैं एक बार अलग थोड़ा सा खुला देन हाइड्रोलिसिस करा के क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है बेटा, ब्राउन कलर का होगा। क्रोमियम नहीं आता, क्या, कहाँ पे नहीं आता क्रोमियम, ये नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में।
नहीं, अच्छा नीचे वाले में आएगा, आएगा भाई, मैं मिस आउट कर गई, सॉरी, आएगा OCr COCH और उसमें OH के नीचे एसिटिक एनहाइड्राइड है, फिर हाइड्रोलिसिस के बाद CHO बनेगा। तो ये तुम्हें इस तरीके से ही ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, मैम कॉम्प्लेक्स का कुछ नेम होगा? क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है बीच में। इटार्ड रिएक्शन ये है जहाँ पे आप क्रोमाइल क्लोराइड और CH2 लेते हो, बट एक और तरीका भी है जो बेंजल्डिहाइड बनाने में यूज होता है, जहाँ पे तुम एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हो। बट अगर इटार्ड रिएक्शन की बात आएगी देन यू हैव टू यूज क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। मैम वो आपने CR लिखा है OCR? वहां पे बेटा ऊपर, यस मैम। नीचे, हाँ ऊपर लिखा है OCR, क्रोमियम है, CrOH Cl2 और ब्रैकेट के बाहर आपको 2 दिखाई दे रहा है। मैम ये नीचे वाले कंपाउंड में ये भी Cr है बेटा, मैंने लिखना भूल गई थी, ठीक है, Cr है। मैम बुक में तो दे ही नहीं रखा है ऐसा कुछ। कौन सा, नीचे वाले में? यस मैम। नीचे वाली तो रिएक्शन भी नहीं दे रखी तुम्हारे NCERT में। मैम NCERT में तो है टार्ड रिएक्शन नाम से, उसमें CR नहीं है। ऊपर वाली रिएक्शन है ना, मैम नीचे वाली दे रखी है NCERT में। यस मैम, टार्ड नाम से दे रखी है। भेजना मेरे को। यस मैम भेजता हूँ। क्योंकि मेरे को भी थोड़ा CR पे कंफ्यूजन ही थी। मैम नहीं है CR उसमें। नहीं है, हटाओ फिर, तो मुझे भी इसमें डाउट था कि CR आएगा या नहीं आएगा। मैम टीचर्स ने कल ही पढ़ाया। OCOCH3 होगा फिर, है, बोलो बोलो। मैम कल ही पढ़ाया था ये किसको, मैं, किसने, स्कूल में? यस मैम। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर ये दोनों रिएक्शन ध्यान रखना और बीच में क्या बनेगा ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर तो है CR बट नीचे अब तुमने कंफर्म किया नहीं है तो फिर नहीं ही है, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट बेटा। आगे है गेटरमैन कोच रिएक्शन। अब गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, हाँ बोलो। मैम कह रहा हूँ भेज दिया। ठीक है बेटा, गेटरमैन कोच रिएक्शन में हम लोग बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। जब जिनके मैकेनिज्म नहीं होते हैं ना तो ये तरह की गड़बड़ हो जाती है बीच में कि आएगा कि नहीं आएगा, बट सही है तुम लोगों ने बता दिया है। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या करता है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाता है और इसमें जो रिएजेंट हम लोग लेते हैं वो लेते हैं COHCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसको याद कैसे रखोगे, मैकेनिज्म तो वैसे इसका भी नहीं है। देखो इसमें होता क्या, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो इसको कुछ ऐसे ध्यान रख सकते हो तुम लोग। आपको पता है वैकेंट पी और वाइटल हो गया एल्यूमिनियम के पास, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से इसको अलग कर लो CHO को, और ये इसके साथ जाके क्या कर लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है कि Cl अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें दे देता है। तो यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव तो बाहर चला जाता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना वो ये होता है HCl पॉजिटिव और वही जाके लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे तुम ध्यान रख सकते हो कि CHO लगता है। अगर मान लो तुमको ये नहीं मान लो याद रहता है तो रिएजेंट तो तुम्हें फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा और तुम ऐसे याद रख लेना, ऐसे करके, बात वही खत्म, कि CHO लगता है। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका होता है गेटरमैन कोच रिएक्शन। अब पेपर में वो तुम्हें गेटरमैन के नाम से भी दे सकता है, गेटरमैन कोच के नाम से भी दे सकता है। तो ये मत बोलना कि मैम गेटरमैन में तो हमने कॉपर वाला देखा था। आप रिएजेंट के बेस पे डिसाइड करोगे कि कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन गेटरमैन कोच। एक इसका भाई भी है गेटरमैन एल्डिहाइड। ये क्या करता है गेटरमैन एल्डिहाइड, ये भी बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का ही काम करता है। इसमें क्या लेते हैं, इसमें हम HCl लेते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड,
इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और हाइड्रोलिसिस कराते हैं उसके बाद, तो हमारा ये बनता है। ठीक है, ये आपकी गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन है। इसमें होता क्या है थोड़ा सा बता दूं। देखो ऐसे तुम समझ सकते हो इसको, AlCl3 है, समझ लो, लिखने की भी जरूरत नहीं है इसका मैकेनिज्म। इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है, तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए होंगे, है ना। देखो अब क्या होगा, जैसे ही नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होगी, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे अटैक करेगी। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो रहा होगा, देख रहे हो। C डबल बॉन्ड N AlCl3 नेगेटिव और H। ठीक है, फिर हाइड्रोलिसिस तो है, ये हटके H आ जाएगा। बस फिर तुम्हें क्या करना है, HOH लगाना है, एक बॉन्ड तोड़ो, यहाँ H यहाँ OH, एक और तोड़ो HOH, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाता है, फिर बेंजल्डिहाइड बन जाता है पानी का निकलने के बाद। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कहीं पे भी तुम्हें CNH मिल जाए ना, C डबल बॉन्ड N के आगे कुछ भी मिल जाए और हाइड्रोलिसिस करवा रखी हो, तो ध्यान रखना वो C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाता है। ये बहुत रिएक्शन काम में आती है, याद करो हमने सेम रिएक्शन हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के टाइम भी की थी, जब मैंने नाइट्राइल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई थी। तो मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, बट यस याद जरूर रखना, बिकॉज वो तुम्हें देगा नहीं कि गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन है, वो तुम्हें रिएजेंट देगा, रिएजेंट से पता लगाना कि क्या है। ठीक है जी, कुछ रोग रिएक्शन मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी है, दोबारा बताने की आई होप जरूरत नहीं है। पता है ना तुम लोगों को क्या करना है, तुम्हें वो एल्काइन देगा, मैं दोनों तरह के ले लेती हूँ। इसमें तुम्हें वो क्या देगा रिएजेंट, मर्क्यूरी सल्फेट और डाइल्यूट H2SO4 लिख के दे सकता है, या फिर ऐसे करके भी लिख के दे सकता है। तो समझ जाना, यहाँ पे कुछ रोग रिएक्शन होगी, नाम याद नहीं होगा तो भी चलेगा। OH कहाँ लगेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। पहले इनोल बनता है तुम लोगों का, फिर कीटोफॉर्म बनती है। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, कर लोगे ना ये वाली रिएक्शन। Yes, ma'am. यस कहाँ भेजी है तुमने, क्या नाम है मैम सुनो? उस पे ग्रुप पे, मतलब सर के अपने पर्सनल वाल पे। हाँ नहीं है, ठीक है। ये जो जितने भी एनसीईआरटी के पेज है ना इस चैप्टर के, एल्डिहाइड कीटोन के और ऐसे ही जो तुमने फिनोल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी नेम, एक भी ऐसी नेम रिएक्शन नहीं है जो तुम्हारे एनसीईआरटी से बाहर रहेगी। जितनी भी नेम रिएक्शन तुम्हारे एनसीईआरटी में है, सारी की सारी करनी है। एक भी स्किप करोगे और वही तुम्हें मिल जाएगी पेपर में, अब देख लेना। ठीक है, ये कर लो। अब इसके बाद मुझे बात बताओ, अभी हमारे पास टाइम है 10 मिनट है, 8:15 छोड़ूंगी क्लास। तुम्हारे पास डाउट है तो तुम बताओ, वरना मैं तुमसे क्वेश्चन करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 22 भेज दिया करो बाय द वे मेरे को। चलो कोई नहीं, मैं PDF ओपन कर लेती हूँ। हाँ, कब भेजी थी मैंने,
ये तुम्हारे जो आइसोमेरिज्म के डाउट है ना, क्लास नहीं लगाई थी तुमने उस टाइम और अभी तक भटक रहे हो उसी टॉपिक में तुम लोग। कब भेजा था मैंने कोऑर्डिनेशन का तुम लोगों को? ये और ये पीर बख्श ने अभिषेक सर को क्यों टैग किया? अभिषेक सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं क्या? कन्हैया सर को मैम टैग हर्षित करते, सर ने कहा था। कन्हैया सर को करते तब भी मेरे को समझ में आता कि वो केमिस्ट्री में। सोचो हर्षित और अभिषेक सर तो मैथ्स पढ़ाते हैं। देखो इधर आओ। हाँ तो 22 बोला ना आदर्श ने। अच्छा देखो भाई, ये स्टीरियो आइसोमर का ही सवाल है, कल भी शायद पूछा था एक बच्चे ने। देखो कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये? Ma3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। देखो यस अब यहाँ पे A क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड और B भी मोनोडेंटेट लिगेंड होगा, तो क्लोरीन इज ऑल्सो योर मोनोडेंटेट लिगेंड एंड पिरिडीन भी आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है। और जो हमारे पास Ma3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाते हैं, फेशियल और मेरिडोनियल। फेशियल और मेरिडोनियल कैसे दिखाते हैं? इधर आओ। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। फेशियल में कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, एक बार आप ना माइक अनम्यूट करके बता देना क्वेश्चन नंबर, ठीक है? देखो आपको क्या करना है, जो सेम टाइप के लिगेंड है यहाँ पे A या B, उनको एक फेस पे लगा लेना है। आदर्श देख रहे हो, ये इस तरीके से ट्रायंगुलर फेस बन गया, देख रहे हो? और बाकी जो बचे पिरिडीन, उसको तुम ऐसे लगा लो। तो ये इसको हम बोलते हैं फेशियल आइसोमर, राइट? अब मेरिडोनियल क्या होता है? मेरिडोनियल में भी सिमिलर सा ही ऐसा बनता है। कैसे बनाते हैं उसको? क्योंकि ये चीजें क्या होती है, जब अपन बनाते हैं ना तो हमें समझ में आती है चीजें कि कैसे बनाना है, राइट? तो यहाँ पे क्लोरीन जैसे लिख रखा है वैसे ही लिख लो, और जो एक क्लोरीन है उसको क्या करो, एक अल्टरनेट पोजीशन पे लगा दो इस तरीके से, और बाकी जो बचेगा वहां पे क्या लगा दो? पिरिडीन लगा दो। तो ये हमारा बनता है मेरिडोनियल आइसोमर, ठीक है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके दो बनते हैं, अगर तुम लोगों ने नोट से रिवाइज किया है तो, ठीक है? नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब देख लो। अब बात आती है, उसने पूछा स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या है कि हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं बन रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? देखो मैंने तुम्हें बोला था, अगर सेम टाइप के मोनोडेंटेट लिगेंड ट्रांस पोजीशन पे आते हैं तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, बताया था। जैसे यहाँ पे देखो Cl ट्रांस पे है, याद आ रहा है तुम लोगों को? तो अगर तुम ये वाला प्लेन पास कर रहे हो तो ऊपर भी Cl है, नीचे भी Cl है। अगर तुम्हें प्लेन देखने आता है, इमेजिन करने आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई नहीं। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है? और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें तुम कौन सा कराओ, ये आगे वाला पास करा दो, ये वाला करा दो, तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है पिरिडीन के नीचे पिरिडीन है और Cl के नीचे Cl है, तो ये भी क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव तो है ही नहीं कोई, तो स्टीरियो आइसोमर भी कितने हो जाएंगे? दो ही हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। यही था आदर्श? मैम हाँ मैम जो मैंने तीसरा बनाया था ना मैम, वो ऐसा था, एक CL उसके बाद PY, फिर CL फिर PY फिर CL फिर PY। मैम वो नहीं बन सकता इसमें? नहीं बन सकता। बनते ही फेशियल और मेरिडोनियल है, और फेशियल में आपको 3 एक ही फेस में लगाने होते हैं, और मेरिडोनियल में आपको इस तरीके से लगाने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है Ma3B3 तो दिमाग में भी याद रखो कि आ जाए तो हमें याद रखना है कि किस तरीके से दो बनेंगे, फेशियल और मेरिडोनियल। जब आप सिसो ट्रांस वाले बनाते हो ना तो वहां पे हम पॉसिबिलिटीज चेक कर करके देखते हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, बट इसमें यही बनेगा। हाँ बोलो। मैम सेकंड मैम मेरिडोनियल वाले में कौन सा प्लेन पास करा आपने? ये वाला करा दो ना, ऊपर Cl ओके ऊपर मैम। Cl।
ठीक है, इसका दूसरा वाला हो गया था आदर्श, जो ये वाला दिया हुआ है MA कौन सा CrCl2 वाला दिया हुआ है, ये वाला। ये वाला हुआ था क्या? अरे बोलो आदर्श, मैम लग गया तो। हाँ मैम ट्राई नहीं किया था इसके बाद, मैं इतनी फंस गया था। ये तुम्हारा सही है यार, तुम ट्राई नहीं करते हो। देखो पता नहीं एक चीज कहीं आके तुम कैसे जज कर लेते हो खुद को। ये कौन से टाइप का है? MAA2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। AA का मतलब क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है और सेम डोनर एटम है, लाइक ऑक्सलेट हो गया, इथाइलिन डायमीन हो गया। B तुम्हारा मोनोडेंटेट है। कैसे बनाओगे? देखो एक बार BB को सिस पे लगा दो, देख रहे हो, और एक बार ट्रांस पे लगा दो। अगर किसी का दिमाग ऐसा चल रहा है कि मैम हम तो ए को यहाँ पे लगाएंगे, तो ये नहीं बनता पहली बात तो, ठीक है? तो ये मत सोचना आप लोग, अगर सोच रहे हो तो यही दो बनेंगे, सिस वाला और ट्रांस वाला। अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो दो ही हैं, चेक करो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। यहाँ पे मोनोडेंटेट ट्रांस पे है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देख लो आइसोमेरिज्म वाले जो बच्चे कह रहे थे, कहीं ये सोचो मैम तो चलो सेशन लेगी वही समझेंगे, अभी हम क्यों दिमाग चलाएं इतना। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम कहीं से भी प्लेन पास करा लो, यहाँ पे प्लेन पास नहीं होगा। रिंग को कैसे काटोगे तुम लोग? ठीक है, एक नीचे की तरफ रिंग है, एक ऊपर की तरफ, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसके नाम के दो बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए? मैम प्लेन पास क्यों नहीं होगा, एक बार जोर बताना। कैसे होगा, कहाँ से कराओगे बताना? हम वही पूछ रहा हूँ, हाँ मैं वही क्यों नहीं तुमसे होगा। भी पूछ रही हूँ, मैं वही, कहाँ से कराओगे? यहाँ से मैम करो, नहीं होगा। यहाँ पे देखो बी के नीचे ये है, और एक रिंग नीचे बनी हुई है और एक रिंग ऊपर बनी हुई है, तो यहाँ पे प्लेन आप किसी भी डायरेक्शन में पास नहीं कर सकते। ना यहाँ से कर सकते हो, ना यहाँ से कर सकते हो, ना यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि वो होगा ही नहीं। इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एब्सेंट है। ठीक है, यहां से करा लो तब भी नहीं होगी। बी के नीचे ए है, नहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है मेरा बेटा इसमें। मैम एक बार सेंटर ऑफ सिमेट्री समझा देते आप। नहीं अभी नहीं समझाऊंगी, आइसोमेरिज्म में समझाऊंगी। एक बार ये डाउट ले लो बच्चों। 29। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, तो यानी कि टोटल बनेंगे अपने 3। ठीक है, अब ये भी बता दो कि ये भी नहीं पता चल रहा कि मैम 3 कैसे बनेंगे। ये तो पता चल रहा है। ठीक है, चलो इसको हटा रही हूं मैं, क्योंकि एक बार मैं अब बता रही हूँ, एक बार जब सेशन लूंगी तब वहां पे मैं डिस्कस करूंगी, उसके बाद मैं डिस्कस नहीं करूंगी। तो अगर उस क्लास में कोई एब्सेंट हुआ फिर मुझे मत बोलना कि समझ नहीं आया, पहले बता रही हूँ मैं। चलिए 22 हो गया आदर्श का, और बताओ। मैम 30। 29। 29 और बोलना। मैम 30। 30 और बस 11। बस, चलो आओ। तो 29 में पूछा आप लोगों से, इनमें से किस केस में लार्ज स्प्लिटिंग होगी, मतलब डेल्टा किसमें ज्यादा होगा? एक तो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या डाउट आया? मैम इसमें किलेशन भी तो हो रहा था। बिल्कुल हो रहा था, मैंने मना ही नहीं किया। नोट्स को जरा कृपया करके मैम लिस्ट दो किलेशन खोलने से का। एनर्जी और ज्यादा होनी चाहिए ना। फिर बोलो पीर बख्श।
मैम इधर किलेशन से एनर्जी एक ही ज्यादा होनी चाहिए ना फिर। नोट्स नहीं पढ़े, किलेशन हो रहा है बट जरा नोट्स खोल के ना कष्ट करो, कॉपी को खोलो, हाथ को हिलाओ ठंड में। वहां पे मैंने स्पेशली मेंशन किया था कि जब तुम्हारे सामने साइनाइड आएगा ना, तो साइनाइड को आप प्रायोरिटी दोगे लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ में। मतलब जब आप स्प्लिटिंग का ऑर्डर लिखते हो, अगर साइनाइड है कॉम्प्लेक्स में तो साइनाइड की पहले होगी, मतलब के केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, उसके बाद किलेशन वाला फैक्टर आएगा। तो अगर तुम्हारा साइनाइड है कॉम्प्लेक्स में तो आप किलेशन को वहां पे नहीं तवज्जो दोगे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। हाँ, अगर सीएन की जगह कुछ और होता देन योर ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए ड्यू टू किलेशन। 30 आपसे आपने पूछा है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स है ऐसा जो दो आइसोमर बनाएगा? सी होगा। मैम कैसे, मतलब मेरे को एक तो पता चल गया कि लिंकेज होगा, मैम दूसरा कौन सा होगा? यही होगा, देखो एक को ऐसे बना लो सुमित जहाँ पे नाइट्रोजन से लिंकेज है, ठीक है, और एक वैसा बना लो जहाँ पे ऑक्सीजन से है। बना लोगे? मैम वो तो फिर एक ही हुआ ना लिंकेज में। नहीं, दो काउंट करोगे ना, एक ये भी तो होगा ना। मैम वो तो लिंकेज के अंदर ही आ गया ना कि ओ NO2 और ONO। हाँ, तो दो बन रहे हैं ना उसके, एक NO2 और ONO वाला, दो काउंट करोगे, एक और एक। अच्छा मैम लिंकेज में ही दो बन रहे हैं। हाँ, वो दो डिफरेंट टाइप के नहीं बनेंगे वहां पे। हाँ मैम वो लिंकिंग। उसी में हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे को लग रहा है इसमें तो एक ही बन रहा है, बाकी सब में तो बन ही नहीं रहे। हाँ, तो इसमें जो लिंकेज में बनेंगे तुम्हारे ये दो, एक और मतलब ये दूसरे वाला, वैसे करके काउंट करना है तुम्हें, ठीक है। 11 आ जाओ। ये क्या है? द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेस्ड ऑन डेल्टा ओ वैल्यू। हटा दो इसको, चलो हटा देते। देखना क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें तो तुम्हें डेल्टा ओ की बच्चों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकाली थी क्या सीएफएससी? मैम निकाली थी पर गलत आ रहा था ऑर्डर। अच्छा, ऐसे कैसे? मैं निकाल के दिखाऊं क्या? किसने किया था ये वाला क्वेश्चन? यस मैम हो गया था। चलो यस मैम। फटाफट। Fe3+ में D5 होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। पेयरिंग करवा दी थी क्या? एक बार देख लेना क्या गलती की थी। कितनी आ रही है सीएफएससी बताना। -0.4 इंटू कितनी है ये, 5 -2.0। माइनस साइन मत देखना यार, माइनस सिर्फ यही दिखा रहा है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है ओवरऑल, ठीक है। इसमें चेक करो Fe2+ में D6 पेयरिंग करवा देना, कितना होगा? -2.4। ठीक है। और कौन सा है? कोबाल्ट 2+ D7 AkG में जाएगा, कितना होगा ये? -0.4 इंटू 6 -2.4 + 0.6, कितना हो गया ये अपना? ये 18। ठीक है, ये कितना हो गया? Mn+3 D4 -1.6। ओके, ऑप्शन को निकालते हैं। मेरी आ रही है, सबसे ज्यादा आ रही है Fe2+ वाले में। थर्ड का सबसे ज्यादा है, ये वाला है। और ऑप्शन है जिसमें सी में दिया हुआ है, फिर उसके बाद फोर्थ का दिया हुआ है। हाँ ठीक है, उसके बाद सेकंड। सेकंड कौन सा है? ये। हाँ, और उसके बाद फर्स्ट। आ तो गया बेटा? मैम नेगेटिव वैल्यू कंसीडर कर लीजिए। एक बच्चे ने पूछा भी था शायद ग्रुप में मेरे से, तो मैग्नीट्यूड वाइज करना है ये, ठीक है। मैम एक बार 16 बता दो। हाँ, मैम 8:30 बजते ही मुझे बता देना, ठीक है। मेरी दूसरी क्लास है। 16 हटाओ इसको। मैम हाँ मैम बोलो।
मैम इसमें जो मैंगनीज वाला और एक मैम आयरन वाला है, इसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हो तो बता दिया मैंने, देखा बता देती हूँ। मैग्नीज वाला और कौन सा बोला था तुमने, आयरन वाला? यस मैम। ये वाला कॉम्प्लेक्स था ना? तो यस मैम, इसको इसमें हाँ बोलो एक में बोलो। स्प्लिटिंग करवा दी थी और एक में नहीं करवाई थी। स्प्लिटिंग नहीं करवाई मतलब? स्प्लिटिंग तो दोनों में होगी बेटा। मैम एक बार आप समझा दीजिए। मैं तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं समझी। तुम कह रहे हो स्प्लिटिंग नहीं होगी, तुम यही क्वेश्चन पूछ रहे हो या तुम्हारे दिमाग में कोई और क्वेश्चन है? तो मैम जो मैंने आपसे शायद लास्ट क्लास में पूछा था उसमें भी ऐसा ही था मैम, ऑर्डर पूछा हुआ था उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। देखो सबसे पहले तो यू हैव टू क्लियर अबाउट योर क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अभी जो समझ में आया, तुम कह रहे हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर पूछा था, तो उसके हिसाब से मैं बता देती हूँ। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से उसने पूछा है तो मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें, वैसे मैग्नेटिक मोमेंट तुम बीबीटी से निकाल के आना, बट मैं इससे भी निकाल देती हूँ। 1 2 3 4, राइट, क्योंकि Mn+3 में D4 होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, तो यहाँ पे मेरे 2 अनपेयर्ड आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो T2G में मुझे 5 भरने पड़ेंगे और पेयरिंग हो जाएगी बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, तो इसमें एक अनपेयर्ड है। तो अगर तुम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर मुझसे पूछ रहे हो तो ऑप्शन ये वाला आएगा इसका आंसर। मैम बट जो क्वेश्चन था ना उसमें दिया हुआ था कि इसकी ज्यादा होगी Fe की, उसमें मैम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताए हुए थे। क्वेश्चन दिखाओ बेटा मेरे को, क्वेश्चन लाओ ना। उस टाइम भी मैंने बोला था, अब फिर बोलूं क्वेश्चन लाओ। मैं सब बच्चों को कहती हूँ क्वेश्चन लाया करो। क्वेश्चन से मैं बेटर तरीके से कुछ एक्स्ट्रा भी वहां पे हो सकता है एक्सप्लेन कर दूं। अभी फिलहाल मुझे तुम्हारे इससे यही समझ में आ रहा है कि तुम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पूछ रहे हो। यू हैव टू टेल मी क्वेश्चन, ऐसे तो मैं कैसे बताऊं? क्वेश्चन ढूंढो, कौन सा क्वेश्चन था? धनंजय आप बताओ। अब क्वेश्चन ही नहीं बताओगे तो ऐसे कुछ भी दिमाग में आएगा, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं उसको? मैम हाँ 16। धनंजय, 16। यस मैम। ओके, तो इसमें ना ये सॉल्यूशन चैप्टर को मिला के दिया हुआ है बेटा सवाल। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो तुम लोगों को ना ये कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोलूंगी, कंपाउंड दिया हुआ है जो कि कॉम्प्लेक्स की तरह एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मोलालिटी आपको 0.1 मोलल दी हुई है बेटा, और ये बोल रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिखा रहा है 0.558 का। Assuming 100% ionization of this complex and the coordination number of chromium is 6. Okay, all right. The complex will be KF दी हुई है। अच्छा, अगर 100% आयनाइजेशन है तो इसका मतलब हमारा जो आइटा होगा विच इज बॉन्ड टू फैक्टर, वो n के बराबर ही होगा। क्या नाम है धनंजय? यस मैम। तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला पता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू बॉन्ड टू फैक्टर KF इंटू मोलैलिटी। तो अगर मैं यहाँ से I निकाल लूं तो डेल्टा TF बाई KF इंटू M। किसी ने निकाला है तो मुझे डायरेक्ट बता दो ना। और KF कितना दिया हुआ है 1.86 और मोलैलिटी दी हुई है 0.1। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है क्या, बताना। इसमें 3 आ रहा है। चलो थैंक यू। तो 3 आ रहा है तो n की वैल्यू 3 है, मतलब जो टोटल आयंस मिल रहे हैं इन सॉल्यूशन में, ये शायद संदीप ने सिमरन का डाउट क्लियर किया था, थोड़ा याद आ रहा है मेरे को। टोटल आयन इन सॉल्यूशन मिल रहे हैं 3। ठीक है, तो कैटायन और एनायन दोनों को आपको काउंट करना है। तो टोटल आयन और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो टोटल आयन अगर 3 मिल रहे हैं तो बाहर कितने Cl नेगेटिव होंगे? 2। ठीक है, और अंदर कितने होंगे? 1। यस मैम। तो ये बनेगा आपसे पूछा क्या था वैसे? अच्छा, कॉम्प्लेक्स ही पूछा था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, कि जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो टोटल 3 आयंस मिलेंगे, क्लोराइड आयन 2 मिलेंगे और बाकी वो मिलेगा कैटायन वाला पार्ट। ठीक है, मैम फिर ऑप्शन तो सी हो गया ना? सी है, एक सेकेंड को, नहीं ए होगा, सी क्यों होगा? NH3 थोड़ी ना बाहर निकालना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बेटा। यस मैम ठीक है। और बोलो। मैम ये 32 का, हाँ बोलो बोलो। मैम ये आदर्श ने जो पूछा था कि इसमें हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद करने पड़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन है बताओगे? मैंने शायद मिस आउट किया था 32। बेटा।
एनसीईआरटी की बुक लेके बैठे हो तुम लोग अभी इस टाइम? कौन सा क्वेश्चन है फिर से बताना? 32? 32। देखो इसमें पता है, वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, जब तुम लोगों को मैं क्लास में करवा रही थी ना, मैंने ये केसेस तुम लोगों को मार्क कराए थे, तुम लोग भूल क्यों जाते हो इतनी जल्दी? कौन कौन से इसमें? MN, CR, CO, FE। एनसीईआरटी की बुक खोलना एक बार तुम, जब TNF लोग मैंने पढ़ाया था ना, या नोटबुक भी खोल लेना। वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि M+3 से M+2, यही मैंने बताया था ना, M+3। हाँ, तो मैंने बोला था जो मैग्नीज और कोबाल्ट है ना, इन दोनों की क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा था। मैं ये नहीं कह रही सबका कर लो लर्न, बट जिसका मैंने कहा था वो करना पड़ेगा तुम लोगों को। तो मैग्नीज और कोबाल्ट में से भी किसका ज्यादा था? कोबाल्ट 3+ का। अगर तुम लोगों को याद हो, तुमने पक्का नोट्स में लिखा मिलेगा, तुम देख लेना अपने नोट्स में। और अगर कोबाल्ट का ज्यादा है तो तुम्हें जो कॉम्प्लेक्स लेना था आदर्श, वो कोबाल्ट का लेना था बेटा, ठीक है? क्योंकि मैग्नीज और कोबाल्ट में उन दोनों का ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, बट जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा है वो कौन सा है? कोबाल्ट+3। हमें लगता है मैग्नीज है, क्योंकि जब मैग्नीज +3 से +2 में जाता है वो D5 दे रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ना मान के पूरा, उसके अलावा और भी फैक्टर को कंसिडर करके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आया है वो कोबाल्ट+3 के लिए ज्यादा है। तो इसीलिए कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स उसने पूछा हुआ है। तो टेंशन मत लो, तुम्हारे पेपर में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा सवाल जहां पे तुम्हें बहुत सारी चीजें वो बोलेगा याद करने को। हाँ, उतनी जरूर वो एक्सपेक्ट करेगा तुमसे कि जो एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है वो तुम याद करो। तो मैग्नीज, कोबाल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक टाइटेनियम, एक क्रोमियम और एक और था उसके साथ, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो भी तुम्हें याद रखना है, ठीक है? और बोलो। क्वेश्चन भेज दिया था मैंने। ओह फाइनली। हाय राम, मतलब अब्दुल्ला, इसमें वो पूछ ही नहीं रखा था, तुम अभी मुझे बोलते। इसमें सिर्फ ये पूछ रखा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। स्प्लिटिंग का तो कोई यहाँ पे नामो निशान ही नहीं है। नो मैम, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए मैम दोनों में अलग अलग वो हो रहा था। तुम पहले एक बात, स्प्लिटिंग को क्यों कंसिडर कर रहे हो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए? मैग्नेटिक मूवमेंट तुम कैसे निकालते हो? अनपेयर्ड से निकालते हो ना, क्या नाम है, अब्दुल्ला? यस मैम। और स्पिन और मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। अब तुम चेक कर लो कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। मैम मैंगनीज वाले में 2 कैसे आ रहे हैं, एक बार आप बता दोगे? कौन से वाले? पहले वाले केस में? मैम सेकंड वाले में, बी ऑप्शन में जो मैंगनीज है। अच्छा, अभी बताया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा बता देते। Mn3+ कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी? D4 होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। T2G में भरोगे, पेयरिंग करवाओगे, कितने आ रहे हैं अनपेयर्ड? मैम 30 हो गए। जाती हूँ, ठीक है अब्दुल्ला, आगे दो ऐसे, ठीक है, ठीक है ना? पेयरिंग करवाओगे ना T2G में, 4 1 2 3, पहले सिंगल सिंगल भरोगे हुंसूल के हिसाब से, फिर पेयरिंग करवाओगे, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। भाई साहब तुम लोगों का थोड़ा लैग चल रहा है भाई, एनसीईआरटी पढ़ लिया करो थोड़ा सा, उसको भी खोलो। वो भी कह रही है एनसीईआरटी खोलो, मेरे को खोलो। क्यों नहीं खोल रहे हो? मेरे को खोल दो। हाँ मैम यार, मैं ऐसा तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई मैं अत्याचार नहीं कर रही हूँ, ठीक है? सुनिधि मैम वैसे पूरी क्लास में बोलती नहीं, आपकी दूसरी क्लास है ये, फट से बोला इसने।
बेटा तुम मेरे को सामने मिलो ऑफलाइन, तुमने एक एक को ना बताया। मैम मैं सुन रही थी पूरी क्लास। ठीक है, कल टेस्ट है तुम्हारा, फिर मेंटरशिप कॉल में आगे बढ़ो। हाँ बोलो, किसी ने यस कुछ? मैम। ठीक है, हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था। मैम ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये एनसीईआरटी में पूरी करनी है। हाँ, रात को बैठना ब्लैक कॉपी लेके और पूरी कर देना फिर बख्श। मैम मतलब हाईलाइटेड नहीं मिल सकती? मैं दे दूंगी बेटा, हाईलाइट दे दूंगी, दे दूंगी, मैं पक्का दे दूंगी। मंडे को दे दूं, चलेगा? यस मैम। मैम ग्रुप में दे देना, मतलब मेन ग्रुप में सबको मिल नहीं, जाएंगे। और क्या, इसको थोड़ी ना दूंगी अकेले। मैम मैंने तो हाईलाइट करी तो आधे से ज्यादा बुक ही होगी। मैं दे दूंगी अलग से, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ लेना, है ना। और आइसोमेरिज्म का मेरी हेडेक है, मैं तुम्हें करा दूंगी, विश्वास, थोड़ा तो विश्वास होगा ना, 6 महीने पढ़ा चुकी हूँ तुम्हें मैं। ठीक है, तो वो आइसोमेरिज्म मैं तुम्हें करा दूंगी, उसकी टेंशन मत लेना। अब उसको माथा पकड़ के मत बैठ